हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है संसाधन और विकास, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर शुरू करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है संसाधन और विकास। प्यारे बच्चों, हमारा उद्देश्य चैप्टर को समझना है, रटना नहीं है। रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। इस चैप्टर को आप देखने के बाद आपको इजी वे में आसानी से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम देखते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे संसाधन, यानी संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं, संसाधनों का विकास और संसाधनों का नियोजन। ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के बारे में बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले संसाधन की परिभाषा के बारे में। संसाधन किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, संसाधन जैसा नाम से समझ में आ रहा है, स को हटा देंगे तो क्या होता है साधन, स को हटा दें तो बचता है साधन। साधन किसे कहते हैं? वो सारी चीज़ें जो हमारे किसी काम को करने में आसान बनाती है, यानी हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, उसे हम साधन कहते हैं। तो संसाधन का मतलब भी वही है, पर्यावरण में उपलब्ध वो सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो हमारे कार्य को आसान बनाती है और जिसको उपयोग करने के लिए तकनीकी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें संसाधन कहलाती है। तो संसाधन की एक परिभाषा पूछी जा सकती है, बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है संसाधन के बारे में। तो संसाधन समझे, वो सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा जा सकता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में वो सारी चीज़ें आती है, वो सारे आते हैं जो जिनमें जीवन पाया जाता है, जो श्वसन करते हैं, जो चल फिर सकते हैं, जो भोजन करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, यानी सारे सजीव जैव संसाधन में आते हैं। इसमें हम पेड़ पौधे, इसके उदाहरण देखें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे चीज़ें जैव संसाधन में आती है। अजैव संसाधन की बात करें तो अजैव संसाधन में वो सारी चीज़ें जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, पत्थर, पानी, ये सारे जो संसाधन है वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। आप इसको आसानी से समझें। सजीव और निर्जीव के बारे में आपने सुना होगा, जो सारे सजीव हैं वो जैव संसाधन में आते हैं और जो निर्जीव है वो अजैव संसाधन में आते हैं। तो चलिए उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण में आपने जैव संसाधनों के बारे में समझ लिया, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो भागों में बांटा जाता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 90+ एसएस में 90+ नंबर लाना चाहते हैं, एसएस को सरल तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पर बने रहें। पूरा चैप्टर देखने के बाद आपको लगेगा कि चैप्टर बहुत ईजी है और सारे प्रश्न आपको वीडियो देखने से ही याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। पहला हमने देखा संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में हो गए, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा इनको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं जैव संसाधनों को, यानी जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, यानी जिनमें जीवन व्याप्त है, वो सारे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं, कंकड़, पत्थर, पानी, ये सारी चीज़ें अजैव संसाधन कहलाती है। अब हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण का अगला प्रकार है समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को। पहले तो हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम बात कर रहे हैं समाप्त होने के आधार पर। समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। ये भी हम देखने वाले हैं। नवीकरण संसाधन, नवीकरण संसाधन में वो सारे संसाधन आते हैं जो एक वक्त के बाद वापस नहीं बन जाते हैं, उनको नवीकरण, जैसे नाम से समझ में आ रहा है नवीकरण, यानी जो संसाधन वापस नहीं बन जाते हैं उनको नवीकरण संसाधन कहते हैं। और अनवीकरण संसाधन, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद वापस नए नहीं बनते, और अगर नए बनते भी हैं तो बनने में उनको लाखों साल लगते हैं। तो
आपको समझ में आया होगा। नवीकरण संसाधन वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः नए बन जाते हैं, उन्हें नवीकरण संसाधन कहते हैं। जिसमें सौर ऊर्जा, आपको पता है सूर्य से जो धूप आती है उससे हम सोलर ऊर्जा बना, उससे सोलर के माध्यम से हम उसको एनर्जी में जनरेट करके और उसको हम विभिन्न प्रकार के एनर्जी को काम में लेते हैं। तो सौर ऊर्जा, क्योंकि आपको पता है सूर्य से जो किरणें आएगी, रोज़ जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य से किरणें आएगी और उससे हम एनर्जी के रूप में काम ले सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड है। पवन ऊर्जा, हवाएं चलेगी, हवाओं का भंडार जो बहुत सारा है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये सारे जो संसाधन है ये नवीकरण संसाधन है। नवीकरण संसाधन की एक पहचान ये भी होती है कि इनका भंडार, इनका जो स्टॉक है अनलिमिटेड होता है, यानी कभी ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं। इसलिए जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्यजीव, ये सभी नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अनवीकरण संसाधन के अंतर्गत अनवीकरण, नाम से समझ में आ रहा है, अनवीकरण यानी जो एक बार उपयोग करने के बाद वापस नए नहीं बनते हैं। उनको अगर बनते भी है तो उनको लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे तेल, कोयला, पेट्रोलियम। आपको पता है पेट्रोलियम और कोयला जो आपको पता है पेट्रोलियम ज़मीन से निकाला जाता है, तो एक बार अगर यूज़ कर लेते हैं तो वापस नया नहीं बनता। उसका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे पेट्रोलियम के भंडार ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि अनवीकरण संसाधन में वो सारे संसाधन आते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद वापस नए नहीं बनते, और बनते भी है तो उनको लाखों वर्ष लगते हैं। आपको पता पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल लगते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, आपने जो कैसे बना पेट्रोलियम पता है आपको, पेड़ पौधे और जीव जंतु धरती के अंदर दब गए किन्हीं कारणों से। तो दबने के कारण जो अंदर का टेम्परेचर था, हीट, गर्मी थी, और ऊपर से प्रेशर यानी दबाव, दोनों चीज़ों के कारण जो पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए थे उनसे जो लिक्विड निकला था उससे पेट्रोलियम बना है। और जो पेड़ पौधे दबे उनकी जो लकड़ी थी वो अंदर की गर्मी से, ऊपर के दबाव से वो कोयले में बदली। या और आपको पता है कोयला हम बनाते जो नहीं है, वो खानों में खुदाई करके निकाला जाने वाला कोयला है। तो ये भंडार इनके सीमित है और एक वक्त के बाद अगर हम लगातार इनका दोहन करते रहे तो ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए नवीकरण संसाधन में वो सारे संसाधन आते हैं जो नए बन जाते, अनवीकरण में जो एक वक्त के बाद खत्म होने के बाद नए नहीं बनते तो लाखों साल लगते हैं। इस प्रकार हम समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। अभी हमने दो प्रकार देखे संसाधनों के, एक तो समाप्त होने के आधार पर देखे जिसको नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। अब तीसरा प्रकार हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उनको चार भागों में बांटा गया। स्वामित्व यानी मालिक, जो संसाधन उनका मालिक कौन होता है उसके आधार पर चार भागों में बांटा गया। पहला व्यक्तिगत संसाधन, यानी जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, किसी का प्लॉट हो गया, किसी का घर हो गया, किसी का खेत हो गया, तो ये उस व्यक्ति के होते हैं। इसलिए जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले जो संसाधन जिन पर पूरे समुदाय का, वहाँ रहने वाले सभी लोगों का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया, पार्क किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। पिकनिक स्थल हो गया, गाँव में हम देखते हैं तो तालाब हो गया, तो चारागाह भूमि हो गई, जिन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, वहाँ रहने वाले सभी लोगों का अधिकार होता है। सभी लोग उस पर उनका सदस्य उसका उपयोग कर सकते हैं, उन्हें सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, यानी राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिस पे उस राष्ट्र का अधिकार होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिस पे किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, लगभग उस पर सभी राष्ट्र उसका अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये स्वामित्व के आधार पर, यानी जो संसाधन है उसके मालिक के आधार पर चार भागों में बांटा गया। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला है हमारा जो संसाधन है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले संभावी संसाधन, यानी जिनकी संभावना है, जो संसाधन अभी उपलब्ध तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, तो उनको संभावी यानी भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकेगा, उनको संभावी संसाधन कहते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनका अभी हम उपयोग कर रहे हैं,
तो विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार ऐसे संसाधन जिनका जो अभी है हमारे पास, लेकिन उनको हम टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, तकनीकी नहीं है, अभी हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध तो है लेकिन हमारे पास उस संसाधन को काम में लेने की तकनीकी नहीं है, नॉलेज नहीं है, हम उन संसाधनों को कैसे उपयोग करें, वो कहलाते हैं भंडार। जैसे उदाहरण के लिए जैसे जल दो ज्वलनशील गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण इनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किस में आएगा? भंडार में आएगा। चौथा है संचित कोष। संचित कोष में वैसे संसाधन आते हैं जिनका हम उपयोग करना जानते हैं, जिनके लिए तकनीकी भी है, लेकिन अभी हम उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं और भविष्य में उसका उपयोग किया जाएगा, उसे हम कहते हैं। जैसे अब आप ये समझें, विकास के स्तर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। संभावी यानी जिनकी भविष्य में संभावना है, विकसित यानी जिसका अभी हम उपयोग कर रहे हैं, भंडार यानी जो अभी हमारे पास है लेकिन उसको हम कैसे उपयोग करें इसकी तकनीकी नॉलेज नहीं है, और संचित कोष यानी जिनकी हम तकनीकी भी जानते हैं लेकिन भविष्य में उसका उपयोग किया जाएगा, अभी हमने उसको संचित रख रखा है तो उसको संचित कोष कहते हैं। जैसे आपको पता है, आप कहीं फंक्शन में जाने के लिए अपने पास अपनी जो ड्रेस होती है वो रिजर्व रखते हैं, जब कहीं आप कार्यक्रम में जाते हैं तभी उसका उपयोग करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम कुछ ड्रेसें रखते हैं, उसी प्रकार हम संसाधन हमारे पास पड़े हैं लेकिन अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसके जब हमें आवश्यकता होगी उसका उपयोग कर सकेंगे तो उसको कहते हैं संचित कोष। तो विकास के स्तर के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब हमने देखा इसमें एक तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन, दूसरा हमने देखा समाप्त होने के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर हमने देखा नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। फिर हमने देखा स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर हमने देखा व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर हमने देखा विकास के आधार पर ये जो 4 भाग दिख रहे हैं 4 भागों में बांटा जा सकता है। संभावी संसाधन जिनकी भविष्य में संभावना है, विकसित संसाधन जिनका अभी हम उपयोग कर रहे हैं, तीसरा भंडार यानी जो संसाधन अभी उपलब्ध है लेकिन हम तकनीकी नहीं जानते हैं, किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है ये हम नहीं जानते हैं, उन्हें भंडार कहते हैं। और संचित कोष जिनकी तकनीकी हम जिसको उपयोग में लेना जानते हैं लेकिन अभी उसको काम में नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार संसाधनों को वर्गीकरण को हमने देखा। आप इसको आराम से समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ये संसाधनों का विकास क्यों किया जाना चाहिए, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण हमें संसाधनों की ओर ध्यान देना चाहिए या ध्यान देना पड़ रहा है। तो देखिए इससे क्या हुआ, मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा, यानी अंधाधुंध इसका उपयोग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के कारण, जिसके कारण कुछ समस्याएं पैदा हो गई। इस कारण संसाधनों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए कुछ व्यक्तियों ने लालचवश संसाधनों का उपयोग किया, अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जो संसाधन उनका उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण समस्याएं आ रही है। जैसे आपको पता है चित्र में आपको दिख रहा है, पेड़ पौधों को आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री लग रही है, रोड बन रहा है या कोयले के लिए इनको जलाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। इस कारण संसाधनों की ओर ध्यान देना जरूरी हो गया। और इसके अलावा समाज में क्या हो रहा है, इन संसाधनों कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण जो हमारा समाज है 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करके बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन गए, अमीर बन गए, और कुछ लोग संसाधनहीन होने के कारण गरीब रह गए। तो समाज 2 भागों में बट गया। इसके अलावा इन संसाधनों का ज़्यादा दोहन करने के कारण, अंधाधुंध शोषण करने के कारण वैश्विक संकट पैदा हो गया। जैसे भूमंडलीय तापन यानी आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, ओजोन परत अवक्षय हो रहा है। आपको पता है ओजोन परत जो कि हमारे आसमान में हम देखते हैं, ओजोन लेयर, समताप मंडल की जो सीमा है वहाँ पर ओजोन लेयर यानी ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर अवशोषित कर लेती है, उनको हमारे तक नहीं पहुँच पाती, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इनका ज़्यादा उपयोग करने के कारण हम जैसे एसी वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वायुयान से जो गैसें निकलती है जिसके कारण ओजोन परत को नुकसान होता है। अब ओजोन परत नष्ट हो रही है तो धीरे धीरे उससे जो पराबैंगनी किरणें आती है वो अर्थ पर आएगी, है ना, तो उससे भी हमें नुकसान होगा। यानी बहुत सारी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ पैदा हो रही है। अब बात करते हैं, इस कारण हमें संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, संसाधनों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अच्छा, अब ये संसाधनों का विकास करें, इसके लिए आपको पता है विकास कैसे हो, तो विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहे उसे कहते हैं सतत विकास या सतत आर्थिक विकास। इसका मतलब ये होता है, सतत का मतलब लगातार, विकास यानी विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं आए, लेकिन पर्यावरण का भी हम ध्यान रखें।
उसे कहेंगे हम सतत विकास। यानी विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उसे हम सतत आर्थिक विकास कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हो और आपको पढ़ने में आसानी रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ और अगर हाँ आप हमारे वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 90+ मार्क्स आसानी से सामाजिक विज्ञान विषय में ला सकते हैं। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारा जो नीचे दिया गया चैनल है उसको सब्सक्राइब करके अपने सजेशन, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।